शहर की एक सोसाइटी में शर्मा परिवार और मेहता परिवार रहता था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। शर्मा परिवार में रामनाथ शर्मा, जो कि एक अध्यापक थे, उनके घर में उनकी पत्नी सुमित्रा देवी थी और बेटा राघव था, जो कि विदेश में नौकरी करता था। वहीं दूसरी तरफ मेहता परिवार में जगदीश मेहता जी थे, जो कि एक व्यापारी थे और उनके घर में उनकी पत्नी शांति देवी और उनकी बेटी प्रिया थी। दोनों के बीच में घरेलू संबंध थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। जगदीश जी, आज हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर आए हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आप ये कैसी बात कर रहे हो रामनाथ जी? अरे हम लोग तो हमेशा इंतजार में रहते हैं कि आपसे मिले, लेकिन क्या करे, अरे काम के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मिलना जुलना हो नहीं पाता। भाई साहब, इसीलिए तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो मैं इनको लेकर सीधा आपके घर आ गई, वो भी बिना बताए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे भाभी जी, आप ये कैसे सोच सकती हो कि आपके आने से हमें कोई परेशानी या असुविधा होगी? अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्यों शांति, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक आपने कुछ गलत बोला है जो आज बोलोगे? तुम मेरी बातों का मजाक उड़ा रही हो या सच में मेरा साथ दे रही हो? लो भाई साहब, ये देखिए, मैं इनकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ और ये कह रहे हैं कि मैं इनका मजाक उड़ा रही हूँ और ये मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नहीं भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप तो जगदीश जी की बहुत इज्जत करती हैं। और बताइए सुमित्रा जी, आपके घर में सब ठीक ठाक है ना? और आपका बेटा राघव, वो कैसा है? उसके फोन आता है या नहीं? जी हाँ, सब ठीक है। वो राघव का फोन आया था, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो नौकरी की तलाश कर रहा है। चलिए, आपके घर में कोई ऐसा तो है जो विदेश में रहता है, और जो भी ये सुनेगा ना, वो आप पे गर्व करेगा, आपके बेटे पर। दोनों परिवार वाले मिलकर छुट्टी का वो एक दिन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी हंसते गाते और खाते पीते बिताते हैं। कुछ टाइम बाद रामनाथ अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाते हैं। समय बीतता है। कभी राघव की छुट्टियों में वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात प्रिया से होती है, जिसे देखकर वो बोलता है, अरे प्रिया, तुम? और बताओ, कैसी हो तुम? बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। तुम तो विदेश जाने से पहले एक बार मिलकर भी नहीं गई। तुमने तो हमारी बचपन की दोस्ती को बदनाम कर दिया। यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर हूँ। हमारा मिलना होता रहेगा और मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। राघव और प्रिया आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी राघव के पिता दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेते हैं, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए घर जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, सुमित्रा, तुम्हारा बेटा आ गया है और आते ही सबसे पहले अपनी दोस्त से खड़े होकर बातें कर रहा है। अरे वो मुझे लगा था ना कि वो विदेश जाकर वहाँ प्रिया को भूल ही जाएगा, लेकिन वो तो आज भी प्रिया को याद रखता है। मुझे लगता है उन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो रही है। क्यों ना इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दें। मुझे तो प्रिया बचपन से ही पसंद है। ठीक है, तो आने दीजिए राघव को, हम पहले उससे बात कर लेते हैं, उसके बाद ही प्रिया के परिवार वालों से बात कर लेंगे। वैसे भी उनके और हमारे परिवार में बहुत गहरी दोस्ती है, वो रिश्तेदारी में बदल जाए तो क्या ही होगा। राघव के माता पिता प्रिया को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुके थे। कुछ देर बाद राघव आता है। सभी लोग उनसे बैठकर ढेरों बातें करते हैं और कुछ दिनों अपने माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन बीच में ही वो प्रिया से मिलता भी है और दोबारा विदेश जाने से पहले एक दिन प्रिया को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है, कल मैं दोबारा विदेश जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तुम्हें मिलने को बुलाया। जाओ, वैसे भी हमारी दोस्ती तो सिर्फ यहीं तक की है। विदेश जाकर तुम सिर्फ मुझे पहले की तरह भूल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं विदेश गया तो तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा, तुमसे रोज बातें करूंगा और अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। राघव की बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। अगले दिन राघव फिर से विदेश चला जाता है और उसके माता पिता प्रिया और उसकी शादी के बारे में बात नहीं कर पाते, लेकिन इस बीच राघव के माता पिता ने प्रिया के माता पिता को अपने दिल की बात बोल दी और उस दिन से वो लोग प्रिया को अपनी मुंह बोली बहू बोलने लगे, जिसे सुनकर प्रिया की माँ शांति देवी बोलती है, सुमित्रा जी, आपकी वैसे जुबान और बात पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन
लड़का तो विदेश में रहता है, कहीं मेरी बेटी को मुंह बोली बहू बना के न रख लो। मैं जानती हूँ शांति जी कि आपका डरना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक लड़के की माँ हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी मुंह बोली बहू को जल्दी अपनी असलियत की बहू बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगी। बात क्या है सुमित्रा, तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी है। मैं अभी भाभी जी से यही कहने वाला था कि वह निश्चित रहें, हम बहुत ही जल्द अपनी मुंह बोली बहू को अपनी असली वाली बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे, वह भी पूरी विधि विधान के साथ। दोनों परिवार वाले इस नए रिश्ते से बहुत खुश थे। प्रिया ने भी राघव को मन से अपना पति मान लिया था। सब लोग बस दोबारा से राघव के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बाद राघव का फोन आता है और वो अपने घर वालों को बताता है कि उसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसकी माँ जल्दी उसे वापस घर आने को बोलती है। कुछ समय बाद राघव एक लड़की के साथ विदेश से लौटता है और घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ से बोलता है, देखिए माँ, मैं वापस आ गया और मैं आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ, जो जीवन में एक बार तो आता है लेकिन फिर कभी जाता नहीं है। बेटा, ये लड़की कौन है? जो बोलना है साफ साफ बोल। मुझे तेरी ये घुमा फिरा कर बातें ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। माँ, ये आपकी बहू रूही है। मुझे ये लंदन में मिली थी और हम दोनों वहीं पे कोर्ट मैरिज कर ली। रूही लंदन से है लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तानी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? ये तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? हमने तो प्रिया को तेरे लिए चुना था और वही हमारी मुंह बोली बहू बनकर आई थी। और जब से हम तेरा इंतजार कर रहे थे कि कब तू आएगा और उसे हम असली की बहू बनाएंगे। माँ, अब ये क्या कह रही हो? मैंने कभी प्रिया को उस नजर देखा ही नहीं। उसे बस अपनी अच्छी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। आपने क्या सोच लिया कि मैं उससे शादी करूंगा? लेकिन बेटा, हमने तो उनके परिवार वालों को जुबान दी है और तू तो अच्छी तरह से जानता है ना कि उनके परिवार और हमारे परिवार के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। तेरे एक फैसले की वजह से सब कुछ बिखर जाएगा। माँ, आप लोगों के फैसले के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब करने वाला। और मैं रूही से शादी कर चुका हूँ और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और यही सोचकर मैंने उसे शादी की। अब ये बात आपको प्रिया के घर वालों को कैसे बताना है, ये आप जानिए। देखिए ना जी, ये क्या बोल रहा है? इसने तो सभी लोगों के सामने हमारी नाक कटवा दी है। उसे मैंने अपने संस्कारों के विश्वास पर अपने घर की मुंह बोली बहू बोला था, लेकिन इस नालायक के एक फैसले के कारण वो तो सच में हमारे घर की बस मुंह बोली बहू बनकर ही रह गई है। उसको ये सच्चाई मैं कैसे बताऊंगी? राघव का कहा गया एक एक शब्द उसके पीछे खड़ी प्रिया सुन लेती है, जिसके बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ राघव के घर की मुंह बोली बहू बनकर रह जाती है। दीपिका को मेकअप और अपनी खूबसूरती का शो ऑफ करना बहुत पसंद था। उसकी माँ रजनी और पिता मधुर वो उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर शादी का रिश्ता लिए लड़के वाले आते हैं, पर वो उनके सामने काले रंग की लिपस्टिक लगाकर बाहर आती है। हाय राम, ये क्या है? हाँ? क्यों माँ, लग रही हूँ ना मैं एकदम हूर की परी? और ये एकदम चुड़ैल लग रही है। हटा इस काली लिपस्टिक को। नहीं माँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है। चलो लड़के को देखें, मुझे देख के बेहोश ही हो जाएगा। हाँ। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर दीपिका जबरदस्ती काले लिपस्टिक में ही लड़के वालों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का और उसकी माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे चुड़ैल, चुड़ैल भागो! अरे भागो भगवान! अरे 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 नहीं भाई साहब, ये दीपिका है, ठीक से देखिए, वो मेकअप लगा रखा है ना। रहने दो माँ, ये गंवार लोग क्या जाने मेकअप क्या होता है। माँ और बेटे दोनों को होश आता है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो जाती हैं। पर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते तलाशते ही रहते। ऐसे ही एक दिन मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे कितना इंतजार करवाएगी आपकी बेटी हमसे। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। इस बार दीपिका का मेकअप बहुत ही लाइट होता है और वो सबके सामने आती है। हाय, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हूर की परी। सच में आंटी जी, क्या मैं परी लग रही हूँ?
अरे बेटा, पसंद आ गई ना तुझे लड़की? बोल दे हाँ। अरे रे, चेहरे से नजर आ रहा है सब। जैसा आप ठीक समझो माँ। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मनीष की दोस्त हर्षिता उसे बेहद पसंद करती थी। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हर्षिता अपने प्यार को दूर जाता देख बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ दीपिका तैयार होकर आ जाती है। हे भगवान, मेरे तो किस्मत के कपाट ही खुल गए। इतनी सुंदर बहू है मेरी। रा बहू तो घनी चोखी ढूंढिया दामड़ी ने। देखो तो कितनी सुंदर है। दूसरी तरफ संगीत का कार्यक्रम नाच गाने के साथ शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। दीपिका अपनी शादी के सपने बुनने लग जाती है। शादी का दिन बहुत नजदीक आ जाता है और अपनी दीपिका को मेकअप की चिंता होने लगती है। इसी चिंता से ग्रस्त वो एक मेकअप आर्टिस्ट से फोन पर बात करती है। हेलो, क्या मैं गुंजन मैम से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। जी, मुझे अपना ब्राइडल मेकअप करवाना था। आप बताइए, आप कर देंगी ना? चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं कर दूंगी। दीपिका अपनी शादी के ही दिन ब्राइडल मेकअप के लिए घर से बिना किसी को बताए रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष अपनी बारात लिए उसके घर पहुंचता है। मंडप में बहुत देर तक बैठे रहने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलते हैं। अरे भैया, कन्या को बुलाइए। ओम नमो नमः। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आई। रजनी जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। परेशान रजनी भागती हुई अपने पति को ये बात बताती है। मुझे सुनो, दीपिका अपने कमरे में नहीं है। जल्दी से बुलाइए, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। जी समधन जी, बस थोड़ी देर। सभी दीपिका की तलाश में लग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दामिनी को शक हो जाता है और वो पता कर लेती है कि दीपिका क्यों गायब है अपनी शादी से। ये कैसा रिश्ता देख लिया मैंने अपने बेटे के लिए। हाय, क्या हुआ बहन जी? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी बेटी कुलच्छनी मुंह काला करके भाग गई और अब हमारे मुंह पर कालिख पुत गई। नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे बस बस। मौके पर चौका लगाते हुए हर्षिता चिल्लाते हुए सभी से कहती है, मैं करूंगी मनीष से शादी। माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मनीष, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हर्षिता, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? डर लगता था मुझे, इसलिए। लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल। वैसे भी दीपिका तो भाग गई और माँ, मैं इसी मंडप में हर्षिता से शादी करूंगा। इन लोगों ने जो कालिक पोती है ना हमारे मुंह पे, वो ऐसे ही साफ होगी। ठीक है बेटा, घर की इज्जत के लिए मैं इसकी इजाजत देती हूँ। रजनी और मधुर दोनों ही अपनी बेटी की चिंता करते हुए शादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मनीष और हर्षिता की शादी हो ही जाती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है एक अतरंगी मेकअप किए हुए दीपिका की। अरे डायन, हमारी नाक कटा दी सबके सामने। कहाँ थी अब तक? यहाँ क्या हो गया है, पता है कुछ? माँ देखो ना, मैं मेकअप करवाने गई थी अपना, और यहाँ क्या हुआ ऐसा?
अरे मनीष बेटा की शादी हो गई, वो भी उसकी एक दोस्त के साथ। क्या? ये नहीं हो सकता माँ। मनीष, मुझे मेकअप में थोड़ी देर क्या हुई, तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। थोड़ी और देर कर देती महारानी, सुबह हो गई है, विदाई का समय आ गया है और तू अब आई है, वो भी ये मेकअप करवा के। मुंह देख अपना, एकदम सफेद चुड़ैल लग रही है। हा? क्या कहा? मैं तो आपको हूर की परी लगती थी ना, आज चुड़ैल बोल दिया आपने। अरे तू जाके अपना थोपड़ा शीशे में तो देख, पूरा आटा पुता है आटा। वो अपना मुंह शीशे में देख डर जाती है। उसका पूरा चेहरा सफेद, काजल फैला हुआ और लिपस्टिक के शेड्स तरह तरह के उसके होठों पर लगे हुए। वो तुरंत ही उस पार्लर वाली को फोन लगाकर सुनाती है कि तभी उसे पता लगता है कि वो तो फ्रॉड है और उन्होंने उसे लूट लिया। मनीष अपनी बीवी और माँ संग वहाँ से चला जाता है और दीपिका पूरी जिंदगी अपने मेकअप को लेकर की गई गलतियों पर पछताती रहती है। अंत में उसे अक्ल आ जाती है और वो मेकअप के ख्याल से भी दूर हो जाती है। रिपना एक बहुत ही मनचली और एक अच्छे खानदान की लड़की थी। उसे बीड़ी पीने की बहुत बुरी लत थी। वो अपने घर वालों से छुपकर अक्सर बीड़ी पिया करती थी, कभी छत पर, कभी बाथरूम में, तो कभी अपने कमरे में। पहले तो वो कभी कभी ऐसा किया करती थी, पर धीरे धीरे उसकी ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ जानकी कपड़े धो रही थी कि तभी रिपना के कपड़ों से बीड़ी का बंडल गिरता है। रिपना, यहाँ आ जरा तू। क्या बात है मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो आप सुबह सुबह? तेरे कपड़ों में से बीड़ी निकल रही है, तो बीड़ी पीने लग गई। मुझे क्या पता किसकी है, मेरी थोड़ी ना है, पापा की होगी जरूर। सुबह सुबह भांग खा के आई है क्या? तेरे पापा इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। माँ, मेरी थोड़ी ना है, लगता है कॉलेज में किसी ने ना शरारत कर दी होगी। सच्ची में माँ, मैं बीड़ी नहीं पीती। लाओ मुझे दो, मैं फेंक देती हूँ इसे। रिपना बीड़ी लेकर फटाफट से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर जल्दी से बीड़ी जलाकर पीने लगती है और धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाने लगती है। हाय, आज तो मैं बच गई, वरना मम्मी तो आज मेरा सच जान जाती। आज के बाद थोड़ी सावधानी और बरतनी पड़ेगी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन रिपना के लिए अंशुमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ पद्मा के साथ रिपना के घर आता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पर रिपना की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अब भी छुप छुप कर बीड़ी फूकती ही रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में बीड़ी पी ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे ये कहाँ से आ गई? जल्दी जल्दी बुझ जा। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? सुनती क्यों नहीं? जी माँ जी, वो मैं काम कर रही थी तो सुना नहीं मुझे। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? एकदम बीड़ी जैसी। नहीं तो सासू माँ, ये क्या कह रही है आप? यहाँ तो कोई महक नहीं आ रही। अरे आ तो रही है, पर समझ नहीं आ रही क्यों आ रही है। चल छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बस इतनी सी बात माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय, 2 मिनट रुको आप। रिपना भागती हुई रसोई में जाती है और जल्दी से अपनी मुट्ठी खोलती है। जलती हुई बीड़ी को हाथ में दबोचने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। वो मन ही मन सोचती है, आज तो मैं बच गई।
पर मेरा हाथ जल गया। आज के बाद बीड़ी तभी पीऊंगी जब घर पर कोई नहीं होगा। अगर पकड़ी गई ना तो सासू माँ तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी और साथ ही सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिपना बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी इस बुरी लत पर काबू पा ले, पर नहीं हो पाता। उसे जब भी बीड़ी पीने की तलब उठती, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और जल्दी से जाकर बीड़ी पीना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। अब घर में रोज ही कहीं ना कहीं बीड़ी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पद्मा अपने बेटे अंशुमन से कहती है, अरे अंशुमन बेटा, देखना क्या हो रहा है घर में। क्या हुआ माँ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ। अरे बेटा, आजकल घर में जगह जगह पर बीड़ी मिलती है। देख अंशुमन बेटा, अगर तू पीता है तो बता दे मुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं ये सब नहीं करता। मुझे तो नफरत है इन सुट्टेबाजों से। बेटा तू नहीं पीता, मैं नहीं पीती, बहू नहीं पीती, तो आखिर ये बीड़ियाँ आती कहाँ से हैं? पास ही खड़ी रिपना ये सारी बातें सुन लेती है और उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुबह अंशुमन ऑफिस चला जाता है और पद्मा अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर जाती है और घर में रिपना अकेली होती है। वो आराम से सोफे पे बैठी बीड़ी पी रही होती है और जैसे ही वो बीड़ी बुझाकर खिड़की के बाहर फेंकती है, उसकी सास वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप कब आई? आप तो दोपहर तक आने वाली थी। बस बहू, तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई घर में। हाँ। अच्छा माँ जी, आप थक गई होंगी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ बहू, दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रिपना को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है। साथ ही उसे अपनी बीड़ी पीने और सबको धोखे में रखने की बात सोचकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनका यकीन तोड़ रही हूँ। नहीं, मैं अब से बीड़ी पीना छोड़ दूंगी और खुद को कामों में उलझाए रखूंगी। रिपना अपनी बीड़ी पीने की आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। जब उसे बीड़ी पीने की तलब बेचैन करने लगती, उसके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। वो अपने मन को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती, पर खुद पर काबू नहीं पा पाती और बीड़ी पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन वो अपनी सास को सब सच बताने के लिए उनके कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा आज। क्या हुआ बहू? बहू, तू ठीक तो है ना? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ जी, मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पद्मा और अंशुमन जल्दी से रिपना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से रिपना को लंग कैंसर हो गया है। ये सुनकर पद्मा और अंशुमन को बहुत धक्का पहुंचता है। वो जल्दी से रिपना से मिलने आईसीयू में जाते हैं। बहू, ये क्या हो गया तुझे? हाय रिपना, देखो ना, देखो ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है, तुम स्मोकिंग करती हो। नहीं, मैंने तो बोल दिया आप नहीं करती हो। कह दो, तुम भी कह दो, ये झूठ है। नहीं अंशुमन, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बीड़ी पीने की बुरी लत थी। मैंने इसको सुधारने की बहुत कोशिश करी, पर मैं खुद पर काबू नहीं पा पाई और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। मुझे माफ कर दीजिए अंशुमन, और सासू माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए। रिपना,
तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और घर वापस चलो। आप बहुत अच्छे हैं अंशुमन जी। आई लव यू। आई लव यू टू एंड गेट वेल सून। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता बिल्कुल भी। इस तरह लंबे इलाज के बाद रिपना ठीक होकर वापस से अपने घर परिवार में लौट आती है और अपनी बीड़ी पीने की आदत का त्याग कर देती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है। ये सब देखकर अंशुमन और पद्मा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीनल एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। साथ ही उसकी बिल्लौरी आँखियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। सब उसे बिल्लो रानी कहा करते थे। उसके घर में उसकी माँ सुधा और पिता हेमंत थे, जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे, पर कोई ऐसा वर नहीं मिल पा रहा था जो उनकी बेटी की खूबसूरती को अनदेखा कर उसके गुणों की इज्जत करे। अजी सुनत हो, अपनी बिटिया की शादी कब करी हो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा अच्छा सा हमारी मीनल के लिए। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और मीनल के लिए युवराज सिंघल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसे खूबसूरत चीजों से बहुत प्यार होता है। वो उनकी खूबसूरती पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी माँ शोभना के साथ मीनल के घर आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद मीनल और युवराज की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। ऐसे ही एक शाम। मीनल, तुम कितनी खूबसूरत हो यार, सच में। अच्छा जी। ये तुम्हारी ये जो बिलोरी अखियाँ है ना, कसम से यार जानलेवा है। अब बस भी करे, कितनी तारीफ करेंगे मेरी। तुम्हारी तारीफ पर तो मैं किताब लिख दूं, किताब। मीनल शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में अपनी सास की मदद करने लगती है। उसे इस तरह शर्माता देखकर उसकी सास शोभना बोलती है, अरे अरे क्या हो गया, क्यों शर्मा रही है इतना? जी माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे बस बस, ये गाल शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। ऊपर से इतनी सुंदर हो तो क्या ही करेगा मेरा बेटा। हाँ। क्या माँ जी, अब आपने भी मेरी टांग खींचना शुरू कर दिया। इस तरह हंसते खेलते दिन बीतते जाते हैं। जो कोई भी मीनल को देखता वो उसकी बिल्लौरी आँखियों का फैन हो जाता और उसकी तारीफों में पुल बांधने लग जाता। आसपास के लोग भी उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, पर धीरे धीरे युवराज का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति मीनल की तारीफ करता तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन बाजार में। ओए होए भाई, देख कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर परी उतर आई है। हाय हाय भाई, गल तां तेरी बिल्कुल ठीक आ। कुड़ी तां वाली चकवी आ भाई। कुड़ी दी अखां देख भाई, बिलोरी अखां वेख के मैनूं तां नशा जा चढ़ गया। उन लड़कों की ऐसी बातें सुनकर युवराज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उनके पास जाता है और दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है। तीनों में जमकर लड़ाई होती है। तभी मीनल उसे रोकती है। सुनिए सुनिए युवराज जी, बस कीजिए ना। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको ऐसा बोलने की? जान ले लूंगा मैं इसकी, मार दूंगा इसे। मेरी बीवी पे कमेंट करेगा, बोल ले। इस तरह वो दोनों घर आ जाते हैं और अपने बेटे के मुंह बदन पर घाव के निशान देखकर शोभना भूल पड़ती है। अरे मीनल, मेरे लाल का ये हाल कैसे हुआ? मीनल अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे ओ रूपवान, ये जो सब कुछ हुआ है ना, तेरी ब्यूटी की वजह से हुआ है। तो आज के बाद अपनी ब्यूटी और ड्यूटी घर के अंदर ही निभा। अगर बाहर गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। पर माँ जी,
इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया है? सुना नहीं माँ ने क्या कहा? नहीं जाओगी तुम घर से बाहर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम्हें कोई देखता है। आई बात समझ है तुम्हें? समझी तुम? युवराज मीनल को हाथ पकड़कर खींचकर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ना उसे कहीं आने दिया जाता था, ना जाने दिया जाता था। उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। जिस खूबसूरती की सब तारीफ किया करते थे, वही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। इन सब से परेशान होकर एक दिन मीनल अपने चेहरे को नोच कर खराब कर लेती है, जिससे उसकी खूबसूरती पर एक दाग लग जाता है। देखो युवराज, यही है ना वो खूबसूरत चेहरा जो तुम्हें बहुत पसंद है। देखो मेरी तरफ, देखो ना। छी, ये क्या है? इतनी बदसूरत सी शक्ल, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यार तुम। आखिर क्यों हट जाऊं मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारी मीनल, जिसका चेहरा तुम्हें चांद से भी प्यारा लगता था। प्यार करते हो ना तुम मुझे, अब करो प्यार, करो ना। क्या हुआ? दफा हो जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से और मेरी जिंदगी से भी। तुम्हें इस दाग के साथ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चली जाओ बस तुम। युवराज मीनल को अपने घर से निकाल देता है। मीनल अपने मायके चली जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बता देती है। अपनी बेटी का ये हाल सुन माता पिता का पारा हाई हो जाता है। बेटा, तू इतना सब सहती रही, तूने कुछ हमें बताया क्यों नहीं कभी? अरे देखो तो सही, हमरी लाडो का हाल कर दी सही। देखो तो सही, जालिम है, एकदम जालिम है युवराज। देखो ना मम्मी पापा, भला कोई ऐसे करता है क्या अपनी बीवी के साथ? वाह, क्या सुंदर होना पाप है। क्या मैं कोई जानवर हूँ जिसे पिंजरे में बंद करके रख दिया? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है माँ? मेरी लाडो, तू दुखी मत हो। मैं युवराज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। बता ही दे रहे हैं, सुन ले। ना को चने ना चबवा दीस ना युवराजवा का तो कहीं ना। अपनी बेटी के साथ हुआ अत्याचार देख उसके पिता पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही गुनाहगार युवराज के खिलाफ कार्यवाही करती है और उसके घर जाती है। अरे युवराज, बाहर निकल। जी क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? यो शराफत का नाटक ने किसी और से करिए। यो देख, सर्च वारंट लाया हूँ। चल, तेरे ससुरालिये याद करे तने। हाय, ये हथकड़ी डाले कहाँ ले जा रहे हो मेरे फूल से नाजुक लाल को? अरे माता जी, जो गुनाह करे है ना आपके इस लाल ने, उसकी सजा तो इसने जरूर मिलेगी। अब थोड़ा हक तो हमने भी दे दो आपके लाल थी, लाल बनाने का। अरे छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। माँ बचाओ मुझे, ये लेके जा रहे हैं। युवराज पुलिस के सामने बहुत गुहार लगाता है, पर पुलिस अपराधी की रग रग से वाकिफ होती है। वो उसके हाथ में हथकड़ी डाले और 4 चमाटे लगाकर उसे जेल में बंद कर देती है। मुकदमा लंबा चलता है, पर अंत में जीत सत्य की होती है और मीनल को इंसाफ मिलता है। अदालत युवराज को 7 साल की सजा देती है। अपने दोषी को सजा मिलते देख मीनल को बहुत खुशी होती है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। तो देखा दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह। आप भी हमारी बिल्लौरी अखियों वाली बहू की तरह अपने हौसलों को हमेशा बनाए रखना और कभी हार मत मानना। अगर आपके आसपास भी बिल्लौरी अखियों वाली कोई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।